हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं IRDA एक्ट 1999 के नोट्स। तो दोस्तों जो नोट्स आपके सामने हैं ये मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं और आपको इससे आज समझाने वाला हूँ क्या होता है IRDA और इसमें क्या क्या आता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने आता है कि पहले बात तो ये हो गई IRDA क्या है, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारी, उसका जो एक्ट है 1999, उसमें सबसे पहले आपके सामने लिखा है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन, यानी ये जो अथॉरिटी है ये कैसे बनी। उन्होंने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट देयर शैल बी इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से एक नोटिस दे दिया उसके बाद से ही ये एक अथॉरिटी तैयार हो गई है। आपने लॉ की लैंग्वेज लिखनी है इसके अंदर, ये सबसे बड़ी चीज़ है इस क्वेश्चन की। आपको लॉ की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। फिर आ जाता है द अथॉरिटी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय। उन्होंने ये कह दिया कि जो ये अथॉरिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी मानी जाएगी। कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इसके माने जाएंगे, जैसे कि कॉमन सील हो गया, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स भी इस अथॉरिटी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, द हेड ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी सच प्लेस एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी इस अथॉरिटी का हेड ऑफिस कहेगी वहाँ वहाँ उस अथॉरिटी का हेड ऑफिस मान लिया जाएगा या चेंज करके टाइम टू टाइम वहाँ पे ही लिया जाएगा। ठीक है। द अथॉरिटी में इस्टेब्लिश ऑफिस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। जो अथॉरिटी है वो अपने ऑफिस दूसरे प्लेसेस के ऊपर भी इंडिया के बीच में ही कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है मेन हेडिंग के अंदर, दैट इज़ अथॉरिटी के अंदर है कौन कौन होता है, मतलब अथॉरिटी किस किस का मिक्सचर होती है। तो नंबर 1 आता है इसके अंदर चेयरपर्सन, फिर आता है नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। देखो जी, एक चेयरपर्सन होना ज़रूरी है इस अथॉरिटी के अंदर, फिर 5 से ज़्यादा होल टाइम मेंबर्स नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा आपके पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होने चाहिए इस अथॉरिटी के अंदर। टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंगेस्ट पर्सन ऑफ एबिलिटी। कैसे अपॉइंट करना है, यानी किन किन लोगों को अपॉइंट करना है जिसकी एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है या स्टैंडिंग है, जिसे नॉलेज है किसके रिगार्डिंग, लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, एक्चुअल साइंस के रिगार्डिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी फील्ड्स के रिगार्डिंग जिसका नॉलेज है वही मेंबर्स इसके अंदर आएंगे। फिर लास्ट में लिख दिया प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विल अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर्स एंश्योर दैट एटलीस्ट 1 पर्सन ईच इज़ अ पर्सन हैविंग नॉलेज। मतलब उन सब में से, जैसे आपने 4 पार्ट टाइम मेंबर्स चुन 4 होल टाइम मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन चुना है, तो उसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर ही क्या होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए किसकी, मतलब इन सभी फील्ड्स की, दैट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया और एक्चुअल साइंस हो गया, इन सभी में से किसी एक की नॉलेज तो उसे होनी ही चाहिए, किसी एक मेंबर को, तभी ये अथॉरिटी मानी जाएगी। कौन सी, IRDA वाली। ठीक है। फिर उसके बाद अब आपके सामने है दैट इज टेन्योर। क्या है टेन्योर, मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड या टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स क्या आएगा, द चेयरपर्सन एंड एवरी अदर होल टाइम मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर द फॉर टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। देखो जी, जिस डेट से वो री अपॉइंट होने वाला है, जिस डेट से आप बात कर लो कि उसे ऑफिस लिया, उसने ऑफिस लिया है, उस डेट से लेकर 5 सालों तक उसका टेन्योर रहेगा चेयरपर्सन का। ठीक है। फिर आ जाता है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ चेयरपर्सन आफ्टर ही हैज़ अटेंड ऑफ द एज ऑफ 65। 65 एज के बाद जो भी पर्सन है वो चेयरपर्सन की कुर्सी को नहीं ले सकता, या चेयरपर्सन जो है वो 65 एज के बाद कोई भी नहीं बन पाएगा, मतलब जिसकी भी एज 65 से अबव हो गई वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। प्रोवाइडेड दैट द फर्दर नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ होल टाइम मेंबर आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 62 years।
अगर किसी पर्सन के 62 ईयर्स हो गई है, वो होल टाइम मेंबर भी यहाँ पे होल टाइम मेंबर नहीं बन सकता। यानी कोई अगर होल टाइम मेंबर है, वो रिटायर हो जाएगा उस समय, या फिर कोई भी पर्सन अगर वो चाहता है कि मैं 63 ईयर्स में होल टाइम मेंबर बनूं, तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि एज कितनी है, सिर्फ 62 ईयर्स तक ही आप रह पाओगे होल टाइम मेंबर इस एक्ट के अंदर। फिर आ जाता है, अ पार्ट टाइम मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कोई पार्ट टाइम मेंबर है, वो 5 सालों तक अपना ऑफिस संभाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, जिस दिन से वो ऑफिस को संभाल रहा है उसके बाद। ठीक है। फिर आ जाता है रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से रिमूवल किसको किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको रिमूव कर देगी, हु हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मेंबर, जो फिजिकली या मेंटली काम कर ही नहीं सकता उसको। हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एक कन्विक्टेड पर्सन है, यानी वो एक कैदी हो सकता है, अदरवाइज उसको नहीं कुछ कहा जाएगा। अगर कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डाउट है तो वहाँ पे भी वो उससे क्या कहेंगे, ऑफिस से रिमूव कर दो। हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट एज इट लाइकली टू बी इफेक्ट प्रीजुडिकली हिज फंक्शंस एज अ मेंबर। एज अ मेंबर कोई अगर आप फंक्शन कर रहे हो, उसमें अपना इंटरेस्ट लेकर आए हो, और वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस अथॉरिटी को इफेक्ट करेगा, वो इंटरेस्ट के लिए जो पर्सन काम कर रहा है उसको भी ऑफिस से रिमूव करने के लिए कहा जाएगा या किया जा सकता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सैलरी एंड अलाउंसेस के ऊपर। तो सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है, द सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर अदर देन पार्ट टाइम मेंबर्स शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी इस अथॉरिटी के अंदर आता है, यानी आपको लॉ की लैंग्वेज के साथ बताना पड़ेगा कि जितने भी सैलरी एंड अलाउंसेज हैं वो प्रिस्क्राइब ऑलरेडी इस अथॉरिटी या इस एक्ट के अंदर किए गए हैं, आपने उसी हिसाब से दोनों को अलाउंसेज या सैलरी देनी है। द पार्ट टाइम मेंबर शेल रिसीव सच ऑल अलाउंसेज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जो पार्ट टाइम मेंबर है उनको भी सारे के सारे अलाउंस मिलने चाहिए ही चाहिए, ये बात कही गई है। फिर देखो जी, अब अगली हेडिंग के बात कर लेते हैं, तो बार ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर्स। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट मेंबर्स की करना, उसके ऊपर बार लगाई गई है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। द चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर्स शेल नॉट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years from the date on which they cease to hold office as such expect the previous approval of the central government। accept क्या क्या accept करेंगे, any employment either under the central government or under any state government, ठीक है, और any appointment in any company in the insurance sector। देखो जी, 2 सालों तक अगर किसी पर्सन को सीज किया गया है ऑफिस से होल्ड करने के लिए, यानी किसी पर्सन को सीज कर दिया कि आपने 2 सालों तक इस मतलब जो कह लीजिए कोई भी चेयरपर्सन या होल टाइम मेंबर है, शैल नॉट 2 सालों तक किसी भी कहाँ पे नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर किसी कंपनी जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट कर रही है उस कंपनी में अपना नाम नहीं दे सकता 2 सालों तक, अगर उसको कहीं पे भी सीज किया गया हो, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 सालों तक। ठीक है। फिर आ जाता है मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की मीटिंग के अंदर क्या आता है, क्या क्या हम डिस्कस करते हैं। द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम्स and places and shall observe such rules and procedure in regard to transactions of the business at its meeting including quorum as may be determined by the regulations। जो अथॉरिटी है वो इसलिए बनाई जाती है, मतलब इसलिए भी होती है सच टाइम्स एंड प्लेसेस एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स, ताकि मीटिंग में जितने भी रूल्स हैं रिगार्डिंग टू ट्रांजैक्शंस या प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसके रिगार्डिंग भी हम ध्यान दे सकें। The chairperson or if any reason he is unable to attend meeting of authority, any other member chosen by the members present from the amongst themselves at the meeting shall be preside at the meeting। कोई भी पर्सन लिया जा सकता है मेंबर्स की सहमति से, अगर चेयरपर्सन किसी कारण से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा उस केस में। All questions which come up before any meeting of the authority shall be decided by majority of the votes by the members present and voting। जितने भी क्वेश्चंस लेकर आ जा रहे हैं मीटिंग से पहले, उनके ऊपर वोटिंग डाली जाएगी और वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा इन द केस ऑफ मीटिंग। ठीक है। द अथॉरिटी में मेक रेगुलेशन फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एट इट मीटिंग। द अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशंस बनाएगी इन मीटिंग्स के अंदर, किसके रिगार्डिंग, मतलब ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशंस है वो इन मीटिंग्स के अंदर डिसाइड करेगी। अब देखो जी, अगला आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ अथॉरिटी क्या है? द अथॉरिटी में अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सच अदर एम्प्लॉय एज इट कंसीडर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन। कहीं पे लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऐसा फंक्शन है जिसे डिस्चार्ज करने के लिए हमें किसी और ऑफिसर या एम्प्लॉय की ज़रूरत है अथॉरिटी के अंदर, तो उस समय इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स लायबिलिटी ऑफ एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो क्या है इसके अंदर? ऑन द अपॉइंटमेंट डे all the assets and liabilities of the interim insurance regulatory authority shall stand transferred to and vested in the authority। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? मतलब अगर कहीं पे लगता है कोई अपॉइंटमेंट डे के ऊपर हम क्या करेंगे, मतलब अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो जितने भी एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अथॉरिटी के अंदर, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर। फिर आ जाता है ऑल सम ऑफ मनी ड्यू टू एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द डे शैल बी डीम टू ड्यू टू अथॉरिटी। देखो जी, जब जब जितना जितना पैसा एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी को मिल रहा है अथॉरिटी को, उसी समय वो सारा का सारा सम ऑफ मनी क्या किया जाएगा? ड्यू कर दिया जाएगा किन केस के अंदर? IRD के अंदर। तो ये भी पॉइंट आ गया ट्रांसफ़र का। जितने भी सूट्स और लीगल प्रोसीडिंग हुई हैं इसके अंदर IRA यानी एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, वो भी सारी की सारी क्या हैं? इस अथॉरिटी में कंटिन्यू की जाएंगी, यानी इस अथॉरिटी के लिए लिए जाएंगी। यानी जितना भी एंट्रीम के रिगार्डिंग एंट्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिगार्डिंग काम होगा उसे ट्रांसफ़र करके इस अथॉरिटी में लिया जा सकता है। ये आपको बता दिया गया है। कौन कौन सी चीज़ें वो आपको लिखवा दी गई हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी, सम ऑफ मनी एंड ऑल सूट्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। फिर इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात की जा रही है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। तो क्या इसकी ड्यूटीज़ और पावर्स हैं? तो नंबर 1 आपके सामने है, इश्यू टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेन्यूअल, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसल सच रजिस्ट्रेशन। किसी भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई नोटिस है, मतलब आपने देना है, जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, कोई रेन्यूअल का नोटिस हो गया, मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, विड्रॉ, मतलब ऐसी सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट भी हमें देना कंपल्जन है इसके अंदर। मतलब ये ड्यूटी बनती है IRDA की। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन मैटर कंसर्निंग अ साइनिंग ऑफ द पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है कोई स्पेशल, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। फिर आता है स्पेसिफाइंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द इंटरमीडियरी और द इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और एंड एजेंट्स। कोई इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें भी IRDA का ही फ़र्ज़ बनता है अगर किसी को करानी हो। फिर आता है स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सर्वेयर्स एंड द लॉस असेसर्स। जितने भी सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाई करना भी IRDA का काम है। किसी एफिशिएंसी को प्रमोट करना भी इसका ही काम है। 6F पॉइंट देखो, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। हम प्रमोट मतलब IRDA प्रमोट भी करती है जितने भी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग काम हो वो सारी चीज़ों को। फिर G पॉइंट आता है लीविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द ऑफिस एक्ट। कहीं पे लगता है कि लीगल चार्जेस चाहिए, लीगल फीस लग रही है इस एक्ट के अंदर किसी चीज़ को, तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी काम करना किसका बनता है? IRDA का। H पॉइंट कहता है स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट शैल बी रेंडर्ड बाय द इश्यूअर्स एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इसमें स्पेसिफाई भी किया जाता है कि अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे मेंटेन भी कर लिया जाए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट को पूरी तरीके से तैयार किया जाए ताकि जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उनका सारा सेटअप आसानी से हुआ हो। ठीक है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, L में क्या लिखा गया है देखो ध्यान से, उसके बाद भी है 2-3। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें हम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की रेगुलेटिंग भी आसानी से करते हैं। यह सारा काम किसका होता है? हमारी IRDA के अंदर आ जाता है। फिर कुछ और फंक्शंस जैसे कि रेगुलेटिंग द मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मार्जिन भी डिसाइड करना ही इसके हाथ में होता है। और ये जो बाकी आपके KLMNO ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने वाली हैं फंक्शंस। मेनली मैंने 12-13 तो समझा दिए, उसके अलावा भी आपके सामने है और इसके डिटेल में बहुत फंक्शंस हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। तो ये डिटेल में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया जो मेन थे। अब आपने बस इससे आगे 2-3 जो पढ़े हैं वो पढ़ लेने हैं।
अब देखिए, अब आपके सामने आते हैं मेन हेडिंग, दैट इज फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो नंबर 1 पे आता है ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ इन दिस बिहाफ मेक द अथॉरिटी ग्रांट्स ऑफ सच सम्स ऑफ मनी एज द गवर्नमेंट में थिंक फिट फॉर द बीइंग यूटिलाइज। कहीं पे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज़रूरत है इस अथॉरिटी को ग्रांट देने की, या स्पेसिफाई कर लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कहीं पे किसी पर्पस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कोई ग्रांट, तो वहाँ पे ग्रांट भी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट एक्ट के अंदर, किसको, IRDA को दी जाती है। ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड्स। इसमें क्या क्या आ जाता है फंड्स के बीच में, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंड कॉल्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड भी किसे कहा जाता है। ठीक है। और इसमें आ जाता है जैसे कि ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स, फीस, चार्जेस, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर कोई भी एक्स्ट्रा मनी, सम्स वगैरह वो भी इसमें आ जाते हैं। कोई परसेंटेज रिगार्डिंग टू प्रीमियम इनकम है वो भी इसमें आ जाएगी। और इसके अलावा कोई सैलरी अलाउंसेज या अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी इस सब में क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एक एक मीनिंग आपको बस समझना है कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है बस। फिर उसके अलावा आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इसमें क्या है ध्यान से समझते हैं। द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है कि जितने भी अथॉरिटी है ये IRDA की, उसे प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ द एट सच इंटरवल एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम एंड एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद सच ऑडिट शैल बी पेएबल बाय द अथॉरिटी टू कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल। देखो जी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया ही एक सिस्टम है, यानी एक कह लो अथॉरिटी ही होती है जो इस अथॉरिटी को चेक करती है एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी इसकी ऑडिटिंग करने में मदद करती है। और ऑडिटिंग का जितना भी खर्चा यहाँ बनता है वो सारा इसको देना पड़ता है, किसको, कंट्रोलर को। फिर आ जाता है द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया एंड एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन कनेक्शन विद ऑडिट शैल हैव अ सेम राइट, privileges and authority in connection with such audit as the controller and audit general generally has in connection with audit of the government accounts। पूरी लाइन का जो मतलब निकल के आया है थर्ड का, वो यही है कि जो कंट्रोलर होगा ना, वो अपॉइंट किया गया होना चाहिए और उसके पास सेम राइट्स हो सकते हैं, सेम रूल्स हो सकते हैं, सेम अथॉरिटी के जितने भी आपके रूल्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं वो ही उसके लिए अप्लाई होंगे, और स्पेसिफिक कोई चीज़ उसके लिए स्पेसिफाई नहीं की गई, ये चीज़ है। फिर फोर्थ आ जाता है द अकाउंट ऑफ अथॉरिटी एज सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया एंड एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी अकाउंट्स ऑफ जो अथॉरिटी के सर्टिफाइड किए गए हैं कंट्रोलर द्वारा, या फिर कोई और पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके साथ लगाया था, उन दोनों को एक साथ, यानी उन दोनों की रिपोर्ट को एक साथ मिलाकर क्या करना है, फॉरवर्ड करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली, एंड द गवर्नमेंट शेल कॉज द सेम टू लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो भी उस चीज़ को चेक कर लेगी पार्लियामेंट तक पहुंचाने से पहले। तो ये हो गया आपका, दैट इज़ क्या था, ये आपके ऊपर दिखा हुआ है, दैट इज़ अकाउंट्स एंड ऑडिट के बीच में आ जाता है। फिर आपके पास आती हैं पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू सुपरसीड द अथॉरिटी। सुपरसीड मतलब आप बात कर लो कि एक अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी लगाना, तो वहाँ पे पावर होती है, क्यों, किस टाइम पे होती है, इफ़ एट एनी टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ ओपिनियन, कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन आ जाए कि आपने सुपरसीड करनी है अथॉरिटी, तो वो किस केस में हो सकता है। तो आपके लिए वो केसेस हैं, संभावना आता है कि ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी, जब IRD के हाथ में ही नहीं कुछ रहा, इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, उसके हाथ में कोई फंक्शंस ही नहीं है, ऐसे कुछ कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपने कुछ नहीं करना, वो अपनी अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा पा रहे या कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा, तो उस केस में उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी लगा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है सेकंड, दैट द अथॉरिटी हैज़ परसिस्टेंटली डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज imposed on it by or under this provision, and as a result of such default the financial position of the authority and administration of authority has suffered। देखो पूरी लाइन का मतलब ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा कि अथॉरिटी ने अगर किसी डायरेक्शन को नहीं माना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर नहीं चली,
और उसको ना फॉलो करने से कहीं ना कहीं अथॉरिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। थर्ड आ गया, द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू। कहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस अथॉरिटी को लेकर आती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन फॉर द रीजन बी स्पेसिफाइड देयर इन सुपरसीड द अथॉरिटी फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। वो 6 मंथ से ज़्यादा सुपरसीड नहीं रख सकती अथॉरिटी को, यानी 6 मंथ तक ही उसका टाइम पीरियड होगा अगर सुपरसीड की गई है कोई अथॉरिटी। नीचे देखो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर इशूइंग एनी नोटिफिकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द अथॉरिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी। अगर सुपरसीड अथॉरिटी लेकर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अगर वो लेकर आना चाहती है, तो एक बार ये भी कर सकती है वो नोटिफिकेशन के थ्रू इसी सेम अथॉरिटी को ये कह सकती है, रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस या कुछ भी कुछ करना है तो कर लीजिए, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटी देकर उनको सही करवा सकती है, या फिर ये कह सकती है कि अब आपका टाइम गया, अब हम एक और सुपरसीड अथॉरिटी आपसे ऊपर लेकर आ रहे हैं इस काम को करने के लिए। डन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे होगा ये सब? कहते हैं द अथॉरिटी शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एट सच टाइम इन सच फॉर्म और मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू फर्निश सच रिटर्न्स statements and other particulars in regard to any proposed or existing program for promotion and development of the insurance industry as the central government may from time to time require। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कहीं पे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट और डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम हमें रिटर्न्स को फर्निश करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करती है, इस अथॉरिटी को ये कहती है कि आपने जितनी भी रिटर्न्स हैं जिस फॉर्म में भरनी है, उन सभी फॉर्म्स और मैनर्स में जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसी वे में हमें टाइम टू टाइम भेजते रहो, ताकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है वो टाइम टू टाइम होती रहे। ठीक है, तो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स भी ऑल्सो इन द सेम फॉर्म एज बी रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अगला टॉपिक है आपके पास पावर टू मेक अ रूल। पावर टू मेक अ रूल क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक मतलब रूल्स बनाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती, मतलब पावर, इसके हाथ में एक पावर होती है। क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स, वो रूल्स भी बना सकती है। कैसे? इन पर्टिकुलर and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be prescribed for any of the following matter। हम किसी भी इन नीचे दिए गए कारणों से कोई रूल्स नए बना सकते हैं, जैसे कि अगर किसी सैलरी या अलाउंसेस के या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग टू पार्ट टाइम मेंबर्स को छोड़कर किसी और के लिए हमने बनाने हैं, तो वहाँ पे हम इन रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या चेंज करके नए बना सकते हैं। द अलाउंसेस टू बी पेड, अगर कहीं पे लगता है पार्ट टाइम मेंबर्स को मोर अलाउंसेस देने हैं, तो वहाँ पे भी रूल्स बन सकते हैं, मतलब रूल्स बनाए जा सकते हैं। कई अदर पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए भी हम रूल्स नए बना सकते हैं। और कई एनुअल स्टेटमेंट्स को द फॉर्म ऑफ एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन्ड, अगर मेंटेन करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ऐसी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कि वो रूल्स को बना सकती है। ठीक है, तो अब ये लास्ट है आपके सामने जो लिखा, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं या इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है इसके अंदर किसकी, एक एडवाइजरी कमेटी की। द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट स्पेसिफाई इन द सच नोटिफिकेशन अ कमेटी टू बी नोन एज, मतलब एक कमेटी तैयार की जा सकती है एक नोटिफिकेशन के थ्रू, या की जा सकती है या की गई है, कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े किसी सुझाव की या किसी ज़रूरत की, या कहीं पे भी किसी भी एंगल से किसी ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम इंश्योरेंस एडवाइस लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इस कमेटी के पास जा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। सेकेंड है, इस कमेटी में ज़्यादातर क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, इसमें 25 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक्स ऑफिसो मेंबर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग नीचे छोड़कर आपके पास 25 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ अथॉरिटी शैल बी, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होना चाहिए, या एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए, किसके, मतलब इंश्योरेंस, मतलब वही मेंबर्स इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी को तैयार कर सकते हैं या बनेंगे। यानी इसके अंदर एडवाइजरी कमेटी के अंदर क्या होना चाहिए, जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन या एक्स ऑफिशियल मेंबर ही होना चाहिए।
The objects of the insurance advisory committee shall be advise the authority on matters relating to making the regulations. जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जितने भी अंडर सेक्शन 26 आपकी इस अथॉरिटी के क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिगार्डिंग टू एडवाइस देनी पड़े तो इस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमेटी का वो मैंने पहले ही बता दिया कि एडवाइस देना टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये था आपके पास दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन है, एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IRDA में डिटेल आपको मैंने 6 पेजेस के अंदर ये सारी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, साथ में ही वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो और समझना है तो यहाँ से आपने समझ ही लिया है। तो अगर आपको समझ आ गया है क्या है इस पूरे IRD के अंदर क्या लिखना है, और बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज ज़रूर लिखना प्लीज़, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।